तो जिस तरह से हरियाणा में विरोध हो रहा है, संयुक्त मोर्चा में चर्चा हुई और एक अंबेडकर जी की जयंती को मनाने का प्रयास किया। वैसे तो वो अंबेडकर के सपनों को और संविधान को रोज तार तार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास है। तो आज आप यहाँ सिंघू बॉर्डर पे अंतिल खाप की जो बैठक थी, सर्व जातीय सर्व खाप की बैठक हुई है, उसमें क्या फैसला आप लोगों ने लिया? देखो, यहाँ पे जो आज पंचायत यहाँ पे हुई, वो सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत की एक मीटिंग, अंतिल जो सर्व जातीय खाप पंचायत है उनके बैनर के उस पर वो पंचायत हुई, उनके उस पर जो, और उसमें ये तय हुआ है कि मुख्यमंत्री यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बिरौली गांव में वहाँ पे आ रहे हैं। वे ये तय कर लिया कि मुख्यमंत्री वहाँ पे गांव में नहीं आएगा। ये हरियाणा ने संयुक्त मोर्चे ने तय करा है। मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो किसी से भी आप करवा लो, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हरियाणा में प्रोग्राम नहीं करने दिए जाएंगे। ये पूर्ण रूप से तय हो चुका है। और जहाँ तक बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, वो सबके एक आदरणीय थे, उनका सब लोग सम्मान करते हैं। और उनके संयुक्त मोर्चा 14 तारीख में सब जगह उनके प्रोग्राम करेगा, गांव में प्रोग्राम करेंगे उनके, हम सब लोग उनके प्रोग्राम करेंगे, हर बॉर्डर पर उनका प्रोग्राम होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के जो सभा है वो वहाँ पर नहीं होगी। किसी और मंत्री को सभा करनी, वो वहाँ पर कर ले, उसका उद्घाटन कर लेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम को कहीं भी कार्यक्रम नहीं करना, जब तक धरना चलेगा उनके यहाँ पे, जब तक दिल्ली के चारों तरफ को धरने चलेंगे, उनको नहीं करने जाएगा। क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा दिल्ली आ रहा था 26 नवंबर को, वो हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पानी चलाए, गोली चलाई, टीएस गैस छोड़ी, उनकी सड़कें खोद दी, उनको डिस्टर्ब करा, उनके साथ में मारपीट करी, उनके खिलाफ पर्चे दाखिल करे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो रहने का ही हक नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पे मीटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये पूरा निर्णय है। ठीक है। तो एक सवाल और है हरियाणा से जुड़ा हुआ कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, रोहतक के अंदर, सिरसा के अंदर लाठीचार्ज किया गया, 307 के पर्चे दर्ज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी अब शुरू हो गई हैं। तो इससे हरियाणा में और उबाल आ रहा है। तो अब वहाँ के किसानों को आंदोलन बचा रहे, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2016 में जो जाट आरक्षण का आंदोलन था, इसी मॉडल पे उसने उसको तोड़वा था कि हिंसा करा दी और फिर पुलिस लाठीचार्ज से सब उस आंदोलन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो इस बारे में आप कोई संदेश हरियाणा के लोग? संदेश ये है कि आप विरोध करें। हमारा जो संगठन है, जो खाप पंचायतें हैं, वे विरोध काले झंडे दिखा के उससे विरोध करें। और जो हिंसक वो है, उससे हमको बचना पड़ेगा। ये भी हम सब लोगों से वहाँ पे बातचीत करेंगे कि मूवमेंट को हमको इससे बचना है, क्योंकि सरकार हिंसा करवाना चाहती है, हमको उससे बचना है। हमको विरोध दर्ज करना है तो ब्लैक वो काले झंडे हम दिखाएंगे, उनसे हमको ये करना पड़ेगा। इस मूवमेंट को उस तरफ हमको लेकर जाना पड़ेगा धीरे धीरे। एक सवाल ये भी है कि आप गुजरात से आए हैं और गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है 2014 में, और आपने गुजरात से आने के बाद ये कहा कि गुजरात के किसानों को आजाद कराना है। और जिस उस मॉडल को आपने चैलेंज किया, जिस मॉडल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या है आखिर गुजरात मॉडल? गुजरात में किसानों की जमीन छीननी जा रही है। वहाँ पे किसान को बोलने की आज़ादी नहीं है। जब हम गुजरात में गए तो लोग हमारे समर्थन में हाथ उठाने को भी तैयार नहीं था, लेकिन वे जब अकेले में मिलते थे प्रेस के, वे कहते थे हम सामने हैं, अगर हम हाथ भी उठा देंगे, आपका समर्थन भी कर देंगे, तो हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे और हम जेल में जाएंगे। गुजरात के लोग जितने भी दिल्ली के आंदोलन और धरनों में आए, वे वहाँ से राजस्थान से वहाँ से बसें पकड़ते थे, राजस्थान से आते थे, राजस्थान से ट्रेनें पकड़ते थे, और गुजरात में वहाँ पे झंडा नहीं कोई अपना फ्लैग लगा सकता संगठन का। और अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये दिल्ली के संगठन में जा रहा है तो उसके पर्चे दर्ज और वो जेल में जाता है। तो गुजरात तो पूरा दहशत में है। गुजरात में पूर्ण रूप से कैद में गुजरात का किसान है। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। रिलायंस कंपनी को 60 गांव की ज़मीनें दी। वो एक बहुत बढ़िया बेल्ट वहाँ की थी जिसमें आम की खेती होती थी। अब मुंबई में बैठ के व्यापारी गुजरात के अंदर खेती करेगा और वो लाभदायक होगा, और जो किसान गांव में रहता था वो खेती करता था उसको हानि होती थी। तो यही गुजरात मॉडल है। एक
सवाल और है मेरा गुजरात मॉडल में कि जिस कंपनी राज के खिलाफ आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम राज्यों में आप गए हैं, कर्नाटक में गए, तमिलनाडु गए, आंध्र प्रदेश आप जाने वाले हैं, लेकिन ये जो कंपनी राज है ये गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जब आए, जिस तरह से जमीन का वितरण हुआ और जिस तरह से समझौते हुए, सबसे पहले जो आप लड़ाई आपने WTO के अंदर लड़ी, तो आपने एक पर्सी समाइजर की कहानी सुनी है कि एक किसान था, उस पर एक मुकदमा हो गया केवल इस बात का कि आपने जो है मोनसेंटो का बीटी कॉटन लगा है, और उसकी अदालत में उसको 2.5 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ और ऊपर तक वो केस लड़ा, बाद में जो है वो केस छूटा। तो हिंदुस्तान में पहली बार गुजरात के अंदर किसानों को 1.5 करोड़ रुपए के नोटिस मोनसेंटो ने दिए, और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने एक आलू की किस्म लगा ली जो वो पंजाब से लेकर आए थे, तब भी उधर के गुजरात के लोग खड़े नहीं हो पाए और पूरे देश में उसको समर्थन मिला। उसके बाद दबाव में वापस लिया गया, आप भी उस लड़ाई में रहे। तो इस कंपनी राज को कैसे तोड़ेंगे आप गुजरात के अंदर? वहाँ के किसानों को संगठन करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये पूरा जो पॉलिसी है ये बतानी पड़ेगी। जो आलू के किसान पे गुजरात में हुआ, पूरे देश ने समर्थन करा, जब कंपनी ने वापसी लिया, तो ये बताना पड़ेगा पूरे देश में कि जो कंपनी राज अगर आएगा तो पूर्ण रूप से जमीनें भी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ये काम करना चाहते हैं। जो सीड बिल लेकर आ रहे हैं, वो सीड बिल यही सीड बिल है कि आप अपने खेत में क्या लगाओगे, आपको बीज अपने घर पर रखने का अधिकार नहीं है, बीज को आप बेच नहीं सकते, बीज को आप दूसरे को दे नहीं सकते। जैसे शराब अवैध है, अगर उसने घर में रखा कोई बेचेगा तो वो अवैध है, और दुकान पर वो अवैध है। इसी तरह से सीड जो बिल आ रहा है वो यही बिल है कि आप बीज अपने घर में नहीं रख सकते, आपको कंपनी से बीज खरीदना पड़ेगा। ये सीड बिल आ रहा है, और यही आम जो किसान है उसको बताना पड़ेगा कि किस तरह के ये कानून लेकर कंपनी आ रही, वो सीड बिल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल हो, वो NGT के नाम पे जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर हम नहीं चला सकते वो कानून हो। तो ये बहुत से कानून देश में आ रहे हैं, इससे पूरी खेती बर्बाद होगी, पूरा किसानी बर्बाद होगी, पूरा जो नौजवान हमारा है वो पूर्ण रूप से बेरोजगार होगा। अब तो 2-3 ही उससे किसान बच सकता है। जैसे जो यूथ है उसको ट्विटर हैंडल से अपना काम करना पड़ेगा, फेसबुक से काम करना पड़ेगा। जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाए, अपने खेत में चलाए, आंदोलन के लिए ट्रैक्टर को तैयार करे, उससे बचेगा। और जो देश का नौजवान है वो टैंक पर अपना ध्यान दे। तो ये जो टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर है, इसी से देश बच सकता है। आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा हर देश के नौजवान को, किसान को, दुकानदार को, उनको बाहर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आप लोगों ने KMP हाईवे को जाम कर दिया, और इतना बड़ा हाईवे जिससे तमाम इंडस्ट्रियल परिवहन होता हो 24 घंटे के लिए जाम रहा, तो शायद सरकार की कुछ नींद टूटी है। एक बयान आया है देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का, और वो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारा संयुक्त मोर्चा तो हमेशा तैयार है कि सरकारों से बातचीत करें, और बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा, ये भी हमको पता है। बातचीत सरकार आज कर ले, वो 2 महीने में कर ले, वो नवंबर-दिसंबर में कर ले, वो अगले साल कर ले। ये तय है कि संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन यहाँ पे चारों तरफ है, वो बगैर बातचीत के, बगैर समाधान के घर वापसी नहीं जाएगा। सरकार जब बात करना चाहेगी, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम सरकार से बातचीत करेंगे। जैसे ये कहा कि 1 कोल की दूरी पे है, वो ये कहना चाहते थे कि जो 18 महीने का हमने प्रपोजल किसान संगठन को दिया है, संयुक्त मोर्चे को दिया है, अगर आपको प्रपोजल मंजूर हो तो आप हमसे बात कर लो। संयुक्त मोर्चे ने ये कह दिया कि हमको प्रपोजल मंजूर नहीं है, तो हम वो तो खत्म हो गया 1 कोल वाला। अभी जो कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार है। तो किसान संगठन ने, संयुक्त मोर्चे ने, किसी भी एक भी कैंडिडेट ने, हमारे एक भी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करते, हम बातचीत करना चाहते हैं। कंडीशनल बात हम नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि हमारी ये कंडीशन है, इसको मानते हो तो बात कर लो, वो नहीं करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली, और हमने आगे तक के लिए तैयारी कर रखी है कि जितना भी लंबा आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन को उतना लंबा हम चलाएंगे। ये जिम्मेदारी सरकारों की है, कितने लोग यहाँ
डेथ हुई है, कितने किसान हमारे शहीद हुए हैं। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो किस राजा का कार्यकाल था, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। हमारे सब लोगों ने अपनी बात बहुत मजबूती के साथ में वहाँ पर रखी है और हम सरकार के साथ में फिर रखेंगे बातचीत। ये देश के किसानों का मसला है। जब देश में गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं तो ये तो देश मंजूर नहीं करेगा, देश का किसान मंजूर नहीं करेगा इसको। तो कि व्यापारियों के जो बड़े घराने हैं उनके पक्ष में आप फैसले करोगे, कानून उनके पक्ष में बनाओगे, ये तो मंजूर नहीं है। क्या हाल आज बिहार का है? बिहार में हमने 2 दिन पहले बिहार से आए, 2006 में वहाँ पे मंडी सेक्टर पूरा बंद हो गया। अगर कंपनियां वहाँ पे खरीद करती तो बिहार तो बहुत प्रोग्रेस कर जाता होगा। पूरा बिहार बर्बाद हो गया, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे फसलों की खरीद उनकी नहीं होती। यही तो डिमांड है कि एमएसपी पे गारंटीड कानून चाहिए, उसको सरकार खरीदे, उसको बाजार खरीदे, एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज